की लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, हमारा एचएस का कोर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। एक बार आप उसे वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस कोर्स के माध्यम से मिलेगी। आज का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शादी से पूर्व काउंसलिंग करवाना अनिवार्य किया गया है? तो इस राज्य का नाम है गोवा। देखिए, गोवा में पिछले कुछ समय से जो तलाक के केस से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी कपल शादी करना चाहते हैं उनकी पहले एक थोड़ी सी काउंसलिंग हो जाए, तो सकता है इस समस्या से निजात मिल जाए या किसी की ज़िंदगी भी बच सकती है। तो आज हमने जो यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन होता है, वहाँ पर भी ये प्रश्न पिछले कल पूछा गया था, तो आप इस तरह का वहाँ पर भी कंट्रीब्यूटिंग सहयोग देते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी टीम नियमित रूप से वहाँ पर भी आपसे पूछती रहती है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के मुताबिक डेटा खपत बढ़ने की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन से देश में है? देखिए, डाटा खपत की यदि बात की जा रही, शब्द को आप पकड़ लेंगे तो मेरे को लग रहा है कि उसके बाद आप अब भारत से बाहर नहीं जाने वाले हैं। भारत में जो इंटरनेट का डाटा है उसकी सबसे ज़्यादा खपत होती है, ये आंकड़े भी बताए गए हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के मुताबिक ये बात की जा रही है। ट्राई के मुताबिक जनवरी 2021 में भारत में ब्रॉडबैंड उपयोग करने वालों की संख्या बढ़कर कितने तक पहुंच चुकी है? तो चार आंकड़े आपके सामने हैं, यहाँ पे आपको उसका सही उत्तर बताना है। द राइट आंसर इज हियर 75.76 करोड़ का आंकड़ा हमारे देश में पहुंच चुका है, जो कि ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब प्रवासी विदेश में काम करते हुए कमाई का कोई भाग अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर से भेजता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, याद रखिएगा, तो उसे कहा जाता है रेमिटेंस। देखिए, इस तरह के फैक्ट्स हमें मिलते हैं जब विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में जो आर्टिकल छपे होते हैं, बहुत ही गजब की जानकारियाँ उनसे हमें मिलती है। तो आजकल हमारी टीम के द्वारा 4-5 तरह के विभिन्न तरह के जो समाचार पत्र आते हैं उनके आर्टिकल पढ़े जाते हैं, जो भी महत्वपूर्ण इस तरह के प्रश्न निकलते हैं वो भी हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2020 के मुताबिक विदेश में कमाई करने वाले देश में धन यानी रेमिटेंस भेजने के मामले में पिछले वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रवासी दुनिया में सबसे आगे है? चीन, भारत, अमेरिका या फिर जापान? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है भारत। भारत के जो विभिन्न तरह के जो अपने कर्मचारी है या अधिकारी जो कि भारत से बाहर काम करते हैं, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस भेजा गया है वो भारत को ही प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा फैक्ट आप और यहाँ पे याद रखिएगा, प्रवासियों से धन प्राप्त करने में भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र के क्रम है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद चीन का नंबर आता है। ठीक है जी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष प्रवासी भारतीयों ने 83 अरब डॉलर से अधिक धनराशि स्वदेश भेजी है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इनका प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपने याद रखना है। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, जो इसका अध्यक्ष बनता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस है अरुण कुमार मिश्रा, तो इन्हें बनाया गया है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं। एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद पिछले 5 महीनों से खाली चल रहा था। यदि हम बात करें इससे पहले, तो आपको ज्ञात होगा जस्टिस एचएल दत्तू थे, दिसंबर 2020 में इनकी रिटायरमेंट हो गई थी, उसके बाद ये पद खाली चल रहा था। लेकिन अब जैसा आपको बताया कि अरुण कुमार मिश्रा को अपॉइंटमेंट दी गई है। और देखिए, इसकी चयन समिति में कौन कौन से लोग होते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, गृह मंत्री अमित शाह, और फिर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश, और लोकसभा के स्पीकर है हमारे ओम बिरला, और राज्यसभा में जो विपक्ष के स्पीकर है, विपक्ष के जो नेता है जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो इनको भी सम्मिलित किया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरह का प्रश्न भी हमें देखने को मिलता है।
पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री इमरान खान का संबंध किस राजनीतिक दल से है? देखिए पाकिस्तान में के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, उनका नाम है, क्रिकेट की दुनिया से निकले हैं और देखिए जो इनकी कंट्री का काफ़ी प्रतिष्ठित पद है, प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचे, तो इनके राजनीतिक दल का हमें पता होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है, तहरीक-ए-इंसाफ इनके राजनीतिक दल का नाम है। काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कई बार राजनीतिक दलों का, जो उनका एक्चुअली में राजनीतिक दल होता है उसी में पार्टीशन हो जाते हैं। कई बार विभिन्न तरह के गठबंधनों के माध्यम से सत्तासीन अधिकारी या जो भी नेता रहता है उसे भी हटाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आप यहाँ से इतना याद रखेंगे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, उनका नाम है इमरान खान और उनके राजनीतिक दल का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ। नेपाल में संसद को भंग करने की घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी द्वारा कब की गई थी? तो 22 मई 2021 को ये घोषणा की गई थी। देखिए आप यहाँ पे इस फैक्ट को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एक 2021 चल रहा है, इसके आपने एक चीज़ यहाँ पे जोड़ देनी है, 22 मई कर देना, कभी भी आप इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। और देखिए जब से घोषणा की गई है उसके बाद वहाँ पे मध्यावधि चुनाव भी होने अभी प्रस्तावित है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वन विभाग की विभागीय गतिविधियों को बढ़ाने तथा कार्यों पर निगरानी रखने के लिए कितने कंट्रोल रूम खोलने जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो वन विभाग है वो वन विभाग की गतिविधियों को की निगरानी करने के लिए 3 कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रहा है। प्रथम चरण में बात की गई है शिमला, धर्मशाला और मंडी। आप याद रखिएगा, अलाइड सर्विसेज का कोई पुराना प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए प्रथम चरण में शिमला, धर्मशाला, मंडी में 3 नए IT कंट्रोल रूम खोले जाएंगे। तो चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में भी इसी तरह के IT कंट्रोल खोलने का प्रयास प्रदेश सरकार करेगी। नेक्स्ट वन इज, परमाणु शिमला 4 लेन पर कहां पर टोल प्लाजा स्थापित किया गया है? तो देखिए कहन बालक के पास, सनवारा के पास, रोपा के पास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर करेंगे सनवारा के पास। लाइट सर्विसेज की परीक्षा से ही हमारा यह प्रश्न भी प्रेरित है। चौहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो इसका सीधा सा उत्तर है मंडी। GIT की परीक्षा में कुछ ही दिन पहले प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आज के सुर्खियों में क्यों है, हमें प्रश्न इसलिए आपके साथ लेकर आए हैं क्योंकि चौहार घाटी में जो भांग है उसकी खेती की जाती है, तो अभी पुलिस ने भांग पे पकड़ा है, उस कारण से सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीद किस केंद्र पर हुई है? देखिए 4 केंद्र आपके सामने है, इसमें से आपको सही केंद्र पहचानना है। तो राइट आंसर है यहाँ पे पांवटा साहिब में इस बार सबसे ज़्यादा जो गेहूं की खरीद दर्ज हुई है। साथ में आपको कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश में गेहूं खरीद में पांवटा साहिब केंद्र प्रथम स्थान पर, ऊना जिला का गेहूं खरीद केंद्र दूसरे स्थान पर, और उसके बाद देखिए जो कांगड़ा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊना जिला का गेहूं केंद्र और कांगड़ा जिला के दूसरे स्थान पे दोनों रहे हैं, ठीक है जी। हिमाचल में गेहूं खरीद के लिए पांवटा साहिब, काला आम, कांगड़ा और उसके बाद टकराला, कांगड़ा जिला का ठाकुर द्वारा, फतेहपुर, घुमारवी व नालागढ़ में केंद्र बनाए गए। ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। देखिए आपको HS की मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए क्या क्या काम करे, तो वहाँ पे आप एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से गेहूँ की खरीद करने के लिए इस तरह के केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसमें से पांवटा साहिब का जो केंद्र है उसमें अत्यधिक मात्रा में गेहूँ सरकार के द्वारा खरीदा गया, जो कि प्रदेश में प्रथम स्थान पर भी रहा है। इस तरह के फैक्ट आपको मेरिट में स्थान दिलाने के लिए काफ़ी सहायक साबित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा HS के लिए हमारी टीम के द्वारा पिछले 10 वर्ष के सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर का आप एक मॉक टेस्ट की तरह इनका भी एक हमारी टीम के द्वारा MCQ का उसमें जो ये हमारा ऐप है उसके अंदर डाले गए हैं। यदि आप इनको अटैम्प्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका एक्चुअली में स्कोर कितना रह रहा है। उसके बाद जब आप इसको पूरा का पूरा एक टेस्ट लगा लेते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि आपका स्कोर क्या रह रहा है, कहाँ पे कितनी कमी रह रही है। इस तरह से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है। तो आपको सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर टाइप करना है इला स्टडी एजुकेशन और आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट सिलेबस पैकेज की यहाँ पे जो सिलेबस कवरेज है उसकी PDF मिलेगी, पिछले 15 महीने के करंट अफेयर, और लास्ट में आपको
मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह से कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी टीम के द्वारा एचएस का कोर्स डिजाइन किया गया। आप इसे बहुत ही डिस्काउंट पे 899 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। एचएस का इतना सस्ता कोर्स शायद ही आपको कहीं पूरी दुनिया में मिलेगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कोर्स को परचेज करने से पहले एक डेमो भी अवेलेबल है, उसका भी आप लोग लाभ उठा लीजिएगा। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे अवेलेबल है। इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में सच्ची साथी के रूप में आपके ये किताबें ही होंगी। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट से ऑर्डर कीजिएगा और आपके नज़दीकी शॉपकीपर पे भी दुकानें खुल चुकी है, वहाँ पर भी हमारी किताबें अवेलेबल हैं, उनके साथ भी आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।